है, क्योंकि सामान्य विज्ञान में आपको बहुत सारे क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से देखने को मिलते हैं। तो आइए देरी न करते हुए आइए टॉपिक पर चलते हैं और हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को आप अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं और सारे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्या है कि भौतिक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन आपसे आप पूछ दे भौतिक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भौतिक शास्त्र या भौतिकी बोलते हैं। और भौतिकी विज्ञान के जनक कौन है, न्यूटन। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भौतिकी विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो न्यूटन को। और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो गैलीलियो। किसको, गैलीलियो है, इनको हम आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कहते हैं। देखिए मात्रक से क्वेश्चन आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि मात्रक के प्रकार, मात्रक कितने होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो देखिए मात्रक के बारे में क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखिए मात्रक के बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मानक के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। इसके एक बोलते हैं मूल मात्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई क्वेश्चन जैसे आपको ऑप्शन में दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो आपको 7 मूल मात्रक याद होने चाहिए। और इसके देखिए इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया आप लोगों को, जिसके आप मूल मात्रक भी याद हो जाएंगे और इसका जो संकेत होता है वो भी आपको। जैसे देखिए पहला है जैसे लंबाई को मीटर में मापते हैं, जिसको एम से दर्शाते हैं। जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, इसको केजी से दर्शाते हैं। समय, यहाँ पर समय है, समय को सेकेंड में मापा, जिसको एस से लिखते हैं। और तापमान जिसका मात्रक केल्विन होता है, ताप का मात्रक केल्विन, जिसको के से लिखते हैं। संकेत इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश से रखेंगे जैसे विद्युत धारा को जिसको एम्पियर में मापते हैं, इसका संकेत ए होता है जो एम्पियर का होता है। ठीक है, ज्योति तीव्रता जिसको कैंडिला में मापते हैं, इसको सीडी लिखते हैं। पदार्थ का परिमाण इसका मात्रक मोल होता है, इसको एमओ एल से लिखते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रक है, इनको आप याद रखेंगे। और देखिए इसके अलावा और कौन कौन से मात्रक होते हैं। देखिए एसआई के संपूरक मात्रक, जो संपूरक मात्रक होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं। जिसको बोलते हैं समतल कोण, जिसको हम लोग रेडियन में मापते हैं। और एक होता है घन कोण, जिसको बोलते हैं स्टेरेडियन। ठीक है, इसके मात्रक हैं। तो जो रेडियन है उसका वो RAD से लिखते हैं और स्टेरेडियन को SR के रूप में लिखते हैं। और देखिए और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो मात्रक हम लोगों ने 2 पढ़ा कि एक मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जिसको बोलते हैं डिराइव यूनिट। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। कैसे, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक है कि मूल मात्रक। तो अभी हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा कि वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से होती है, अर्थात जितने भी मूल मात्रक होंगे उनके सहायता से जो भी व्यक्त करेंगे हम, वो क्या होंगे, व्युत्पन्न मात्रक। उदाहरण में देखिए हम लोगों ने समझा है कि आवेश को जैसे एम्पियर सेकेंड में लिखते हैं। तो देखिए एम्पियर और सेकेंड अलग अलग हम लोगों ने पढ़ा था। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय को सेकेंड में व्यक्त करते हैं, दोनों एक साथ आ गए, ये व्युत्पन्न मात्रक है। और वेग होता है, वेग का मीटर प्रति सेकेंड, जिसको हम लोगों ने लंबाई को मीटर में देखा था, समय को सेकेंड में। तो दोनों एक साथ आ गए तो ये क्या हो जाएगा, वेग एक क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। देखिए आगे नोट में क्या है, देखिए बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष, अब प्रकाश वर्ष से क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वर्ष कैसी दूरी मापते हैं, सबसे लंबी दूरी मापने के लिए। अब प्रकाश वर्ष किसका है, दूरी का मात्रक। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, तो 9.46 × 10⁻⁻⁴
15 मीटर होता है, ये याद रखिएगा। 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। लेकिन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या बोलते हैं? पारसेक बोलते हैं। देखिए, बहुत लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष, अब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46×10⁻15 मीटर। और लेकिन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक जिसको बोलते हैं। और एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। ये पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? देखिए, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है और एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। सीजीएस मतलब होता है जैसे लंबाई होता है, जिसको हम लोग मीटर में देखे थे, उसी प्रकार लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में और जो द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में व्यक्त करते हैं, तो उसको सीजीएस पद्धति बोलते हैं हम लोग। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है और एसआई पद्धति में आपका क्या है? न्यूटन है। और एक न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10⁻5 डाइन। ये याद रखिएगा, एक न्यूटन में 10⁻5 डाइन। देखिए, कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है और एसआई में जूल होता है। ये भी महत्वपूर्ण है। और एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग बोलते हैं। एक न्यूटन में 10⁻5 डाइन और एक जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। और ये भी देखिए क्वेश्चन, ये बार बार आते हैं, हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। सदिश राशि, देखिए सदिश राशि या इसको देखिए सदी, हिंदी इंग्लिश दोनों आप याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको वेक्टर बोल देगा, वेक्टर राशि या स्केलर राशि, तो आप तो हिंदी याद रखेंगे सदिश सदिश, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप सदिश राशि को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, तो ये याद रखिएगा, दोनों याद रखना आपको। वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यकता होती है, यानी कि परिमाण के साथ साथ आपको क्या होगी? दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी, वो हो जाएगा सदिश राशि। जैसे वेग, विस्थापन, बल और त्वरण, ये क्या है? ये सदिश राशि है। वे अदिश राशि जिसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, वे देखिए वह भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम कोशिश करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकें कि सदिश राशि और अदिश राशि में भेद कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ घर है, हाँ, घर से आपने पहले राइट चला, फिर उसके बाद उत्तर दिशा में चला, फिर उसके बाद पूर्व दिशा में चला, उसके बाद फिर आप दक्षिण दिशा में चले। ठीक है, तो अगर आपसे जैसे कि पहले आपने जितना 3 किलोमीटर चला था, फिर 4 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अगर इसमें पूछ दे कि आप कितनी दूरी पर हैं, तो दूरी का सिर्फ पूछेगा, तो उसमें दिशा नहीं है, सिर्फ दूरी से पूछेगा। यानी कि 3 किलोमीटर ही और 2 किलोमीटर, ये कितना आपका हो जाएगा? 3 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आपको दूरी हो जाएगी। टोटल यहाँ से कितनी दूरी पर है? टोटल दूरी कितना चला था? 3 4 2 3, यानी 4 3 7 2 9 3 12 किलोमीटर टोटल चला। और ये तो सिर्फ अगर आपसे किलोमीटर पूछा कितनी दूरी तय किया, तो आपका सिर्फ क्या हो जाए? अदिश राशि। अब कितनी दूरी और किस दिशा में तय किया, किस दिशा में तय कर रहा है, तो ये पहले जिस दिशा में 3 किलोमीटर, मान लीजिए 3 किलोमीटर पूर्व में चला, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण में चला, फिर उत्तर पूर्व में चला, फिर उसके बाद दक्षिण में चला, तो इसमें आप भेद कर पाएंगे कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, इसको 1-2 बार और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अदिश राशि से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इसमें परिणाम होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में जैसे देखिए हमने लिखा है कि जैसे द्रव्यमान हुआ, चाल हुआ, आयतन हुआ, कार्य हुआ, समय हुआ, ऊर्जा हुआ। देखिए, इसमें
परिणाम की जरूरत। द्रव्यमान, द्रव्यमान में किसी दिशा में, वेट से दिशा से क्या मतलब, चाल है, चाल से क्या मतलब किसी दिशा से, चाल तो एक समान जैसे चाल है, इसमें चाल और वेग में एक बहुत ही माइनर डिफरेंस है जिसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि मात्रक सेम होता है चाल और वेग का। ये निश्चित दिशा में किसी दूरी को तय करता है, लेकिन ये कोई दिशा डिफाइन नहीं होती चाल की। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब न्यूटन से क्वेश्चन आता है कि न्यूटन के गति का नियम। देखिए, भौतिकी के पिता, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि भौतिकी के पिता न्यूटन को कहते हैं, ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि न्यूटन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादन किया, कि सबसे पहले गति के नियम के प्रतिपादन किया किसने, न्यूटन ने। न्यूटन के गति नियम कितने नियम दिए हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, पहला नियम क्या है, इसके बारे में भी जानना आपको। न्यूटन के प्रथम नियम के गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। गैलीलियो का नियम या जड़त्व नियम, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि बहुत आधुनिक भौतिकी के पिता किसे बोलते हैं, गैलीलियो को, गैलीलियो को। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। अब इस चीज को हम लोग भी समझेंगे जड़त्व का नियम होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखिएगा आप लोग, कि गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, तो बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा आप लोग जानते हैं कि बल वह वाय कारक है जो जिस पर अगर स्थिर है तो स्थिर रहता है, अगर गति स्थिर रहता है जब जब उस पर कोई वाय बल न कार्य करे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जड़त्व के उदाहरण देखिए, जड़त्व से हम जड़त्व का मिलता है, तो जड़त्व के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ठहरी हुई मोटर या गाड़ी या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाना, ये क्या है, जड़त्व के कारण। देखिए, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे की तरफ झुक जाना, ये किसके नियम है, गति के प्रथम नियम के उदाहरण है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा नियम समझ लेते हैं। दूसरा नियम न्यूटन ने क्या दिया, न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु के आरोपित बल के समानुपाती होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। इस नियम के बल का व्यंजन प्राप्त होता है। तो देखिए, पहले में बल की परिभाषा प्राप्त हो रही थी, इसमें बल का व्यंजन प्राप्त होता है। नोट, प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है, प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। तीसरा नियम और लास्ट है, तीसरा नियम और ये लास्ट नियम है न्यूटन का। लिखिए, देखिए तीसरा नियम में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक, तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रिया या प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका बिंदु। देखो, उदाहरण में हम लोग समझेंगे, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना और रॉकेट को उड़ाने में जैसे जितना फोर्स आगे की तरफ लगता है उसे पीछे की तरफ, इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तीसरा, नाव के किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, ये किसका नियम है, आपका न्यूटन के तीसरा नियम। देखिए आगे क्या है, आगे अभिकेंद्री बल। देखिए, इस चीज को बहुत समझेंगे, अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल में, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्री बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल, उस पर एक बल वृत्त की केंद्र की ओर कार्यरत है, जिससे कार्य कार्य करता है, ये होगा कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। जैसे F बराबर mv
स्क्वायर बाई आर, इसका फार्मूला है F बराबर एम वी स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर बटा आर। आपका आर क्या है, त्रिज्या है, एम क्या है द्रव्यमान, वी क्या है वेग है। तो याद रहेगा आपको। देखिए ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं। देखिए ये जो आपको एक वृत्ताकार मार्ग है, इसे केंद्र की ओर आपको कोई एक केंद्र की ओर जो बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे, अभिकेंद्री बल। इसकी त्रिज्या आर हो जाएगी, इसका जिसे अब ये लग रहा है इसका वेग भी हो जाएगा। हाँ, तो इसका द्रव्यमान m हो जाएगा। तो ये F बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर इसका फार्मूला है। अभी केंद्रीय बल आप समझ गए होंगे। अब केंद्रीय बल के बारे में जानते हैं। अब केंद्रीय बल क्या होता है, यह बल छंदम बल या जड़त्वीय बल कहलाता है। छदम बल या जड़त्वीय बल कहलाता है, जो अभिकेंद्री बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। कैसे, जैसे देखिए अब अभी हम लोगों ने समझा कि अगर वृत्ताकार मार्ग है तो इसके केंद्र की ओर जो बल लगेगा उसे अभिकेंद्री बल बोलेंगे, और जो इसके विपरीत मतलब केंद्र से बाहर की ओर, अब ये केंद्र से बाहर की ओर लगेगा इसको क्या बोलेंगे, अपकेंद्री बल, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी केंद्र से बाहर लगेगा तो अपकेंद्री बल, और केंद्र से अंदर की तरफ लगेगा तो अभिकेंद्री बल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आता है अभिकेंद्री और अपकेंद्री में आप लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है। देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि इस उदाहरण में कि कपड़ा सुखाने की मशीन, जो कपड़ा सुखाया जाता है, जो आप लोग अंदर देखते होंगे वो केंद्र से दूर फेंकता है। वो देखे होंगे कि अगर जो आपके पास वॉशिंग मशीन होगा तो उसमें जो कपड़ा होता है डालने सूखने के लिए, तो वो केंद्र से दूर फेंकता है, ऐसे ऐसे इसमें जाकर दीवार पर ऐसे ऐसे जो रहता है उस पर फेंकता है, जिससे कपड़ा में जो पानी की मात्रा है उसको सुखाने के लिए उस पर बार बार केंद्र से दूर फेंकता रहता है। तो जो केंद्र से कि दूर विपरीत काम कर रहा है वो क्या है, अभी अपकेंद्री बल है। देखिए कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सब किसके उदाहरण है, अपकेंद्री बल के। अब देखिए लीवर, ये वो लीवर नहीं है, ये उत्तोलक इसको बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरा लीवर है। देखिए उत्तोलक में, देखिए जिसको लीवर बोलते हैं, उत्तोलक एक सीढ़ी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में मुख्यतः 3 बिंदु होते हैं उत्तोलक में मिथु, जिसको आलम्ब, आयास और भार बोलते हैं। उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं, 3। अब देखिए आलम्ब, इसको फलक्रम बोलते हैं। इसके बारे में ये इसका काम क्या है, तो देखिए जिस निश्चित बिंदु से चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है, जैसे चारों ओर घूम सकती है, वो क्या कराएगा, आलम्ब कराएगा, जिसको फलक्रम बोलते हैं। ठीक है, आयास में इफोर्ट बोलता है, इफोर्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जब उत्तोलक का उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगता है, उत्तोलक को उपयोग में लाने को उस पर जो बल लगता है वो क्या, इफोर्ट कहलाता है। और भार क्या है, भार जिसको लोड उत्तोलक के द्वारा बोझ या भार उठाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, आपका भार होता है। देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उत्तोलक है, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम वर्ग का उत्तोलक, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक और तृतीय वर्ग का। प्रथम वर्ग का उत्तोलक में क्या होता है, इस वर्ग के उत्तोलक में, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब, आयास तथा भार के बीच में होता है। यानी कि आलम्ब जो होगा, आलम्ब, ठीक है, आलम्ब, आयास और भार के बीच में होगा। ठीक है, यानी कि इसको देखिए आलम्ब को क्या बोलते हैं, फलक्रम, क्या बोलते हैं, फलक्रम। तो आलम्ब को एफ से लिखेंगे, आलम्ब को किससे लिखेंगे, आपको इसको फलक्रम को, आलम्ब को एफ से लिखेंगे, और आयास को क्या बोलते हैं, आलम्ब को फलक्रम और आयास को क्या बोलते हैं, इफोर्ट। तो इफोर्ट को क्या लिखेंगे हम लोग, ई लिखेंगे। ठीक है, और भार को वेट, वेट यानी डब्ल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी
आपको दिखे कि आलम बीच में है, क्या है, मध्य में है, और इफोर्ट और वेट यानी कि इफोर्ट मतलब आयास और भार, ठीक है, और ये आलम, ये बीच में आलम दिखे तो किसका, प्रथम वर्ग का उत्तोलक होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे, देखिए इसमें दिखा है कि इस वर्ग के उत्तोलक में आलम आयास तथा भार के बीच में स्थित होता है और इसका यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक के बराबर, एक से कम या एक के बराबर होता है। ये पूछा, यांत्रिक लाभ पूछता रहता है कि इसका यांत्रिक लाभ कितना होता है, तो एक से अधिक भी होगा, एक से कम और एक के बराबर भी होता है। देखिए उदाहरण में क्या है, साइकिल का ब्रेक, पिलास जिसको प्लायर बोलते हैं, हैंड पंप, कैंची, शीश, झूला, ठीक है। जैसे इसको एक देखिए कैंची है, कैंची किस प्रकार होता है, देखिए इसको कैंची बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार का है। देखिए यहाँ पर कोई चीज काटने के लिए है, कपड़ा काट देते, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट यानी भार हो जाएगा। ये फ्रीडम है, चारों तरफ जहाँ घूम सकता है ये, तो आपका आलम्ब हो जाएगा। और यहाँ पर आप फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आयास हो जाएगा। आयास को क्या बोलते हैं, इफोर्ट, क्या बोलते हैं, इफोर्ट। तो एक कैंची आपका एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, देखिए द्वितीय वर्ग के उत्तोल, इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब तथा आयास के बीच में भार होता है। इसमें आलम्ब तथा आयास यानी कि इफोर्ट और फुलक्रम के बीच में वेट होगा, बीच में वेट होगा तो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक होगा। इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है, सदैव एक से अधिक होता है, ये याद रहेगा आपको। देखिए उदाहरण के लिए सरौता हो गया, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई, एक पहिया कूड़ा गाड़ी हो गया, ये क्या है सब आपका। देखिए नींबू निचोड़ने की मशीन कैसे होती है, आपको देखे होंगे आप लोग, देखिए इस तरह कैसे होती है, गड्ढे जैसा, इस तरह से, इस पर ऐसे होती है। तो इसमें नींबू रख कर, इसमें नींबू रख कर आप इसको दबाते हैं, यहाँ से प्रेस करते हैं, यहाँ पर प्रेस करते हैं बीच में, तो यहाँ पर वेट इसका हो गया, तो ये इफोर्ट हो जाएगा, यहाँ पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर वेट हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, तो आपका किसका हो जाएगा, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। और लास्ट आपका है तृतीय वर्ग का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलक में आयास आलम्ब और भार के बीच में होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है, सदैव एक से कम होता है। जैसे मनुष्य का हाथ, चिमटा, ये सब क्या है, तृतीय वर्ग के उत्तोलक है। देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश हुआ है। तो देखिए आपका ये प्रथम वर्ग का उत्तोलक कैंची हो गया, प्लायर हो गया, कील उखाड़ने की मशीन हो गया। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक में सरौता हो गया, ओपनर हो गया, पहिए वाली ट्रॉली हो गई। इसमें देखिए ये फ्री है, यहाँ पर आपको क्या, इसमें वेट हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको धकेलते फोर्स लगाकर जाएंगे। तृतीय वर्ग का उत्तोलक में जैसे चिमटा हो गया, नेल कटर हो गया, आपका झाड़ू हो गया, ये सब क्या है, आपका तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इसमें तृतीय वर्ग के उत्तोलक में और कोई आपके उदाहरण में है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि तृतीय वर्ग और प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के कौन कौन से उदाहरण हैं और इनका फलक्रम यानी कि इसको आलम बोलते हैं, इफोर्ट यानी कि जिसको बल लगता है जिस पर इफोर्ट, इसको आयास बोलते हैं, और वेट कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।